So welcome back students. Today we will discuss resistance in parallel. So सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि resistance in parallel का क्या मतलब है। तो ये जो parallel word है सभी ने पढ़ाई है मैथमेटिक्स में। पैरेलल क्या होते हैं, जो आपस में कभी नहीं मिलते, ठीक है। या बोल लो आप, जैसे हमने सीरीज़ में रेल का एक एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ। वहाँ पे मैंने ट्रेन के बोगीज़ का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे मैं रेलवे ट्रैक की बात कर रहा हूँ। देखो ये रेलवे ट्रैक कैसे होते हैं, हमेशा एक दूसरे के पैरेलली मूव करते हैं। तो जो भी कनेक्शन कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे ये कनेक्शन है और मेरा ये कनेक्शन है, ठीक है। ये मैंने एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अभी मैं क्या बोलूँगा, अगर ये R1 और R2 रेजिस्टेंस है, ये कैसे रेजिस्टेंस होंगे, ये आपके पैरेलल रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, जो से अगर मैंने यहाँ पे V पोटेंशियल लगाया, V वोल्टेज दे रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, जो वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड अक्रॉस R2 होगी वो हमेशा क्या रहेगी, सेम होगी। अगर मेरा करंट I फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो करंट क्या होता है, हमेशा डिवाइड हो जाता है। इस केस में क्या हो जाता है, करंट डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट डिफरेंट एंड वोल्टेज विल बी सेम। लेट्स सी वन मोर डायग्राम ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। देखो इसमें भी हमको क्लियरली नज़र आ रहा है ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड हैं, आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया है, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है। मतलब R1 R2 R3 के अक्रॉस क्या होगा, हमेशा वोल्टेज सेम होगी। तो एक इसका एग्जांपल मैं आपको आपके घर से रिलेट करके बताता हूँ। जैसे जो हमारे घर पे फ़ैन चलते हैं, ठीक है, टीवी चलता है, ये सब कैसे कनेक्टेड होते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमेशा पैरेलली कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि इनमें सब में कैसी वोल्टेज आती है, सब में एक जैसी वोल्टेज आती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आप याद रख सकते हो। तो अब हम लेट्स मूव ऑन टू द डेरिवेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मैंने डायग्राम बनाई है जहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है, R1 R2 एंड R3, और तीनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलली कनेक्टेड हैं। और इनके अक्रॉस क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वोल्टेज सेम है। एंड करंट क्या होता है, हमेशा पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, सीरीज़ में करंट सेम होता है। आप एक चीज़ याद करो, अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो वोल्टेज सेम, अगर करंट सेम रह रहा है तो वोल्टेज डिफरेंट। बस इतनी चीज़ याद रखो, कोई एक चीज़ रिलेशन याद रख लो। जैसे मैं इसमें बोल रहा हूँ, सीरीज़ में क्या होता है, करंट सेम होता है और पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, तो इसका अपोजिट होता है वोल्टेज के केस में। तो यहाँ पे हमारा से मैंने बोला कि मेरा टोटल करंट जो इस सर्किट में है वो कितना है, I, ठीक है। ये I आगे जाके क्या हो रहा है, तीन अलग अलग हिस्सों में टूट रहा है, ठीक है। कुछ हिस्सा R1 कंज्यूम करेगा, कुछ R2 कंज्यूम करेगा, कुछ R3 कंज्यूम करेगा, एंड पोटेंशियल विल बी सेम बिकॉज these all three all connected in series। सो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें लेट करी हैं। मैंने लेट किया है कि I यहाँ पे टोटल करंट है जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। देन V क्या है, टोटल पोटेंशियल है जो ये बैटरी है, जो सोर्स है, वो इस सर्किट को प्रोवाइड कर रही है। एंड फिलहाल मेरे को नहीं, सो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि इस पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R टोटल है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमको मालूम है V किसके बराबर होता है, IR के बराबर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ V क्या है, टोटल V है, टोटल करंट I है, एंड टोटल रेजिस्टेंस R टोटल है। सो V इक्वल टू IR टोटल। हम इसको I की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R टोटल। ये लिखा मैंने, इक्वेशन नंबर V लिख दी। अब हमने क्या किया, फाइंड आउट किया करंट थ्रू R1 एंड R2 एंड R3, यही फॉर्मूला यूज़ करके किया है, ठीक है। तो R1 के थ्रू क्या होगा करंट से, क्योंकि पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहेगा। अगर इधर V है तो इधर भी V रहेगा, इधर भी V रहेगा, और इधर भी कितना रहेगा, V रहेगा। तो करंट कैसे निकलेगा, V अपॉन R1। इसी तरीके से R2 के अक्रॉस क्या लिख लेगा, V अपॉन R2। R3 के अक्रॉस V अपॉन R3, ठीक है। अब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि I जो है वो मेरा टोटल करंट है। यही जो टोटल करंट है यहाँ पे I, ये टोटल करंट ब्रेक हो रहा है तीन हिस्सों में। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। एंड I1 I2 I3 की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या करना है, ये जो तीनों वैल्यूज़ आई हैं वो इस एक्सप्रेशन में फाइंड आउट पुट कर देनी है, सॉरी। तो जब हम पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, I इज इक्वल टू
V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब जब हम पूरे सर्किट के लिए बात कर रहे थे तो हमने इधर से फाइंड आउट किया था कि जो टोटल करंट होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, आई की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, आई की जगह हमने क्या पुट कर दिया, अभी ये टोटल वैल्यू, क्योंकि हम टोटल करंट ही तो निकाल रहे हैं यहाँ पे, टोटल करंट ही है ना, देखो I1 प्लस I2 I3 के बराबर। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया इसकी जगह, V टोटल लिखना चाहो तो लिख लो, V टोटल अपॉन R टोटल। तो हम ये देखिए यहाँ पे V और V क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 1/R टोटल इज़ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये जो एक्सप्रेशन है ये होता है आपका रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ से हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि जब भी रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट होंगे, कैसे कनेक्ट होंगे, पैरेलली कनेक्ट होंगे, क्योंकि ये सारे एक्सप्रेशन रेसिप्रोकल में हैं। तो क्या इसका क्या मतलब है, जो आपका रेजिस्टेंस है जब भी पैरेलली कनेक्ट होगा तो उसकी टोटल वैल्यू कम होगी कंपैरेटिवली सीरीज़ के मुकाबले। ये चीज़ हम ऑलरेडी इस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू क्या था, ρL/A। तो ये फॉर्मूला आपको क्या बताता था, R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। मतलब जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा। तो वही ये चीज़ यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोटाई बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस घट रहा था, सीरीज़ में क्या हो रहा था, लंबाई बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। आई होप आपको ये क्लियर होगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल। एंड अब जो बचा हुआ टॉपिक है हमारा जूल्स हीटिंग लॉ एंड इलेक्ट्रिक पावर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।